नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी वैचारिक निसरणी है, उसमें भद्र महिलाएं फिट हो ही नहीं पाती। इनका जो बैकग्राउंड है, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो महिला विंग है, उसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। और कोई भी चेहरा आपको आरएसएस की महिला विंग का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा चेहरा दिखा नहीं होगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में जो थोड़ी बहुत विदुषी महिलाएं थीं, वे इनके साथ मैच नहीं हो पाई। राजस्थान में मिसेस सिंधिया को इनने साइडलाइन कर दिया। जो ही मोदी का प्रभाव इस देश पर, भारतीय जनता पार्टी पर आया, उसके बाद से मिसेस सिंधिया को साइड में कर दिया। सुषमा स्वराज एक बहुत पढ़ी लिखी विदुषी महिला थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका निधन भी हो गया। पर जब तक वे रहीं और मोदी जी के साथ रहीं, तब तक वे भी लगभग साइड में ही थी। अभी आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो जो महिलाओं के चेहरे आपको जानने में, पहचानने में, सुनने में आए होंगे, ऋतुम्बरा राजे, उमा भारती, स्मृति ईरानी, कंगना राणावत, भोपाल की सांसद, क्या नाम था उनका, मैं नाम मिस कर रहा हूं उनका। तो इस तरह से जितनी भी महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी में, वे सब अपने विवादास्पद बयानों के लिए ही जानी जाती हैं, और उसी की वजह से वे राजनीति में हैं और भारतीय जनता पार्टी में हैं। जहां तक कंगना के बयान का सवाल था, तो उससे भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया, पल्ला झाड़ लिया। और अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उन्हें उस तरह से कंगना को प्रमोट भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वे किसान विरोधी चेहरा उनका सामने आ गया है, एक महिला विरोधी चेहरा भी उनका सामने आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने उससे किनारा भी कर लिया। लेकिन ऐसे किनारे कर लेने से ज्यादा हासिल होती नहीं है चीजें। जो तीर निकल गया वो निकल गया। वो जो इंटरव्यू का जो हिस्सा है, उस हिस्से को विपक्षी पार्टियां अपने समय पर जब उसका वक्त होगा वो उसको भुनाएंगी, और उसने काम कर दिया है और आगे करेगा। जहां तक स्मृति ईरानी के इस बयान का सवाल है, तो भाई ने बड़ा अच्छा उसका एनालिसिस किया कि स्मृति ईरानी को जिस तरह से चुनाव हारने के बाद साइडलाइन किया, इस बार का चुनाव हारने के बाद, इसके पहले भी वे चुनाव हारती रही, लेकिन उन्हें राज्यसभा में हो कि यहां वहां से पहुंचाकर कैसे भी करके उनका उपयोग होता रहा। पर इस बार के चुनाव हारने के बाद वे जिस तरह से लगभग हाशिए पर थी, उसमें अपने आप को वापस से अंडरलाइन कराने के लिए, वापस से अपने आप को केंद्र में रखने के लिए उनको जो सूझ पड़ा सो उन्होंने किया। जहां तक राहुल की टी शर्ट का सवाल है, तो राहुल ने शायद संसद में ही टी शर्ट को लेकर एक बयान दिया था कि उन्होंने टी शर्ट क्यों पहनी और ठंड में भी क्यों पहनते रहे। और उनके उस बयान को आप गांधी के लंगोटी पहनने के किस्से से मैच कर सकते हैं। राहुल का कहानी भी वही थी कि उनने किसी बच्चे से पूछा कि भाई इतनी ठंड है, तुम इतना ये क्यों पहने हो, तो उसने कहा यही है। गांधी की भी यही थी कि एक महिला थी जो उनकी सभा में आई, शाम को उनकी बहू आई, फिर रात्रि सभा में उनकी बेटी आई। फिर जब मिसेस गांधी ने जाकर उनके घर पर जाकर पूछा, देखा, तो मालूम चला उनके यहाँ पर एक ही साड़ी थी जिसे पहनकर कोई भी आदमी बाहर जा सकता था। तो इस पूरे संघर्ष की कहानी उस टी शर्ट की कहानी है। जो अभी जिक्र हुआ कि भारतीयता का ये परिचायक है, वो वेशभूषा, मोदी जी की वेशभूषा भारतीय समाज की, मजदूर की, किसान की, आम युवा की, आम नागरिक की वेशभूषा नहीं है, लेकिन राहुल की वेशभूषा एक आम नागरिक की वेशभूषा है। तो इस तरह से राहुल ने अपने आप को साबित किया है, प्रूव किया है। उनकी टी शर्ट भी एक विचार है, जिस तरह से गांधी की लंगोटी एक विचार थी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में उलझी हुई है। वो इस चक्रव्यूह में खुद उलझी हुई है,
जो चक्रव्यूह उनने राहुल के लिए और पूरे विपक्षी पार्टियों के लिए और पूरे देश के लिए रचा था, उसमें अब बेखुद पीड़ित होते जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा। जी जी। डॉक्टर मील, आप नहीं, असल में क्या है कि ये कंगना रनावत बड़ी भोली है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बात हो रही होती है उसमें कौन सी बात बाहर कहना है, कौन सी नहीं कहना है, ये वे समझ नहीं पाती। तो लोगों को डरा कर रखना है या संविधान को बदलना है या इंदिरा गांधी को सत्ता का नशा हो गया था या जो भी पावर का जो फैक्टर था, ये तमाम सारी अंदर खाने इनके बातें चलती रहती हैं या किसान विरोधी बातें चलती रहती हैं या बलात्कारियों के पक्ष में बात इनके अंदर खाने चलती रहती हैं, जिससे ये धीरे धीरे गाहे बगाहे बाहर ले आती। मणिपुर के बारे में बीजेपी का क्या रुख है, बलात्कारी जो आरोपी बाबा हैं उन लोगों के बारे में बीजेपी का क्या रुख है, क्या एटीट्यूड है, विनेश फोगाट के विषय में भारतीय जनता पार्टी का क्या एटीट्यूड है, क्या रुख है, ये सार्वजनिक है ही है। ब्रजभूषण के बारे में किस तरह से उनने बचाव में रहे थे, सार्वजनिक हो ही गया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो किसान विरोधी, महिला विरोधी, जो गांधी विरोधी, अंबेडकर विरोधी जो विचार है, जो अंदर खाने चलता रहता है, ये भोली भाली महिलाएं बेचारी बाहर आकर कोई सी न कोई सी बात कह देती हैं और वे सहज भले में कह देती हैं और बाद में बवाल हो जाता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी को बाद में समेटना पड़ता है। और बेसिकली ये पूरी की पूरी पार्टी गांधी विरोधी है, शांति विरोधी है, हिंसक है, नफरती है, इसीलिए इस तरह की चीजें आती रहती हैं। वो एक अलग बात है कि मोदी जी अभी गांधी और बुद्ध के विचार को लेकर यूक्रेन चले गए और वहां पर समझाने लगे कि हम गांधी और बुद्ध के देश से आए हैं और अहिंसा हमारा अस्त्र है और शांति से रहिए और युद्ध कोई विकल्प नहीं होता। ये अलग बात कि उनके आने के बाद युद्ध बढ़ा ही और जो सैनिकों की वापसी हुई उसका क्रेडिट भी दोनों ही देशों ने संयुक्त अरब अमीरात को दे दिया। जिस तरह से बीच में प्रचारित इनने करवाया था विज्ञापन माध्यमों से कि मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया और पापा युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने, तो उसका भी किस तरह से ट्रोल हुआ और किस तरह से उसका मजाक बना, मीम बने, वो भी हम सब लोगों ने देखे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक बातें हैं, जो किसान विरोधी हैं, जो महिला विरोधी हैं, जो युवा विरोधी हैं, जो हिंसा के पक्ष में हैं, जो गांधी विरोधी हैं, जो अंबेडकर विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भोले भाले लोग बेचारे थोड़ा सा बाहर निकलकर कोई माइक लेकर पहुंच ही जाता है उनके पास, उन्हें कुछ कहना ही है तो वे कुछ कहते हैं और उस कहने में वो अंदर की वो बात कह देते हैं सहज भले में। ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी है कि ये सारी की सारी बातें जो ये लोग कह रहे हैं, चाहे वो संविधान के विरोध में हो, संविधान बदलने की बात करने वाली बातें हो, ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठनों के अंदर चलती रहती हैं, होती रहती हैं, जिसे ये लोग बाहर ले आते हैं। जी।